वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स एंड उससे जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राइट, न्यूज़ डिस्कस करते हैं हम पैटर्न के अकॉर्डिंगली, हम फिर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, उसका आंसर डिस्कस करते हैं एंड डिटेल्ड आंसर जो है आप लिंक जो दिया गया होता है उसके थ्रू जाकर पढ़ सकते हैं। राइट, तो आज की वीडियो में एक स्पेशलिटी यही है कि मैं आपसे आपको होमवर्क देना भी शुरू करूंगी कि आप एक्चुअली में रेलेवेंस क्या डिराइव कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे भी उस चीज़ का फीडबैक चाहिए। राइट, कमेंट में अगर मैं आपसे फीडबैक मांग रही हूँ तो मुझे आपका भी फीडबैक चाहिए यहाँ पे। राइट, तो आप क्या करेंगे कि जो एंड में हम 2 न्यूज़ डिस्कस करेंगे, नॉट ओनली डिस्कस, मैं आपको बताऊंगी ओवरव्यू क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप उसकी एक लिस्ट 2 या 3 पॉइंटर्स बना के कॉमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो अब शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे न्यूज़ जो है, गवर्नमेंट बैक्स ऑल ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन एंड मोबिलिटी। ठीक है, इससे आपको ये पता लग रहा है कि हम बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं, ईवीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोबिलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना ये। तो यहाँ पे रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ऐसी स्कीम्स की है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आएगी कि फेम 1 क्या था। ठीक है, फेम 1 फ्रेमवर्क क्या था या स्कीम क्या थी, दैट इज फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में फेम 1 क्या है, फेम 2 क्या है। ठीक है, एंड फेम 2 की जो स्कीम है उसको, उसकी जगह अब रिप्लेस जो है वो पीएम ई ड्राइव ने किया है। तो पीएम ई ड्राइव एक्चुअली में क्या है? ठीक है, पीएम ई ड्राइव के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पीएलआई स्कीम भी है एक हमारे पास, जो कि अब ई ड्राइव से हट के, ठीक है, पीएलआई ऑटो करके यहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे आपको मार्क किया होगा पीएलआई ऑटो क्या है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पर सरकार ने चिंता जताई है, अगेन चाइना से, जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इंडिया को भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, वहाँ पे हमने मॉजनाइट का यहाँ पे बात डिस्कस की थी कल के। एक्चुअली में हमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है एक्सट्रैक्शन में यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स उसको सरकार ने घोषित कर दिया है ना। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो अब उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट ना करते हुए हैंडलिंग में इतनी ज़्यादा जब प्रॉब्लम आ रही है, तो चाइना से जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, तो उसका यहाँ पर इंडिया में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है ना कि कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है। तब उसकी जगह इंडिया ने क्या अब ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दिया गया है। ऑल्टरनेटिव के लिए काम शुरू हो गया है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होती यहाँ पे नजर आ रही है। राइट, तो बेसिक्स ये चीजें थी जो यहाँ पे रेलेवेंस हमें पता लग रही है। देन क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, मीडियम क्वेश्चन, लाइव मिनट का ये क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो ऑटो स्कीम है हमारी, वो ऑल काइंड्स ऑफ बायोफ्यूल्स बिसाइड्स ईवीज कवर करती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ऑल द पीएलआई ऑटो स्कीम। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमें पता है कि ऑल काइंड्स ऑफ बायोफ्यूल्स, इसके अंदर सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, जितने भी ऐसे व्हीकल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स कवर होते हैं, एंड ऑल्सो ईवीज। ठीक है, ईवीज के अलावा ऑल काइंड्स ऑफ बायोफ्यूल्स आर इंक्लूडेड इन दिस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको बताना नहीं चाहती कि पीएलआई की फुल फॉर्म क्या है, बट चलो पीएलआई की फुल फॉर्म से आपको पता लग जाता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं यहाँ पे। बेसिक इसका मीनिंग यही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे जो है अब क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्शन का। वो भी अब ऐसा होगा कि अगर आपने देखा होगा कि फेम 1 के तहत या फेम 2 के तहत भी जब ईवीज को यहाँ पे इंडिया में लॉन्च किया गया था, इनिशियली सरकार ने क्या किया था, सब्सिडी प्रोवाइड की थी। एंड सब्सिडी के तौर पे अगर सपोज कीजिए कोई कार 26 लाख की है, ठीक है, आपको 26 लाख ही भरने पड़ते थे, बट रीइंबर्स होती थी वो अमाउंट। ठीक है, आधी अमाउंट ईवीज के लिए सरकार रीइंबर्स करती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी क्या है कि अमाउंट तो सारा लगाना पड़ रहा है, बट अब जितना वो सामान बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट अगर बना रहे हैं, बीट एम्बुलेंसेज ऑल्सो, ठीक है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज भी अगर वो बना रहे हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जब वो बनाई जा रही हैं, तो अगर उसका प्रोडक्शन के बाद मार्केट में उसकी सप्लाई देखने को मिलती है, उसी के अकॉर्डिंगली वो अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वापस से रीइंबर्समेंट भरेगा सरकार को। सरकार ऑटोमेटिकली ये चीज़ नहीं करेगी, तो रीइंबर्समेंट के बेसिस पे सरकार को डेटा कलेक्ट करना आसान हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो मेक इन इंडिया वाली चीज़ है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लगे, सेल्फ डिपेंडेंस पड़े, उसके ऊपर सरकार जो है ईजिली काम कर सकती है एंड एक तरह से टैप भी रख सकती है। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम जो है हमारी जो ऑटो ड्राइव वाली जो हमारी स्कीम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटो अलाइज कैन नॉट हैव रिलायंस ऑन यूएस। ठीक है, अब नेटो क्या है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, एंड यूएस के ऊपर रिलायंस नहीं हो सकती। तो इससे ना आप स्पेसिफिकली एक चीज को और नोटिस करना कि यूक्रेन, थोड़े दिन पहले जब यूक्रेन रशिया वॉर का भी चल रहा था, सारा सिलसिला अभी भी चल रहा है खैर, तो जो अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो गए थे अमेरिका हेल्प मांगने।
क्यों? अब बेसिक सा मुद्दा यही था ना कि नेटो डोमिनेंस जो है हमारे पास, जो रशिया के आसपास वाली कंट्रीज में ना हो, है ना। उसके 2 या 4 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मैक्सिमम, ये स्टेटमेंट आना कि नेटो भी रिलाई ना करे टोटली अब यूएस के ऊपर, वो अपने आप में ही एक डिप्लोमेसी चल रही है यहाँ पे, है ना। उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप इसको जोड़कर देख सकते हैं टैरिफ्स के साथ, जो टैरिफ अभी जो वॉर चल रही है यूएसए के साथ, है ना, कि आने वाले टाइम में वी कैन सी कि यूएस जो है उनकी खुद की ही यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इनफैक्ट बढ़ भी रहा है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। अब उसको फुलफिल करने के लिए अब बहुत मेहनत लगेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो यूएसए से शिफ्ट हो रही है, उसको वापस लेके आने की कोशिश हो रही है, बट वो भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा, है ना। एंड ऊपर से नेटो भी मोस्टली डिपेंडेंट यूएस के ऊपर है। तो अब बेसिक सा यहाँ पे आइडिया यही है कि अब नेटो अलाइज दे कुड नॉट डिपेंड सोलली ऑन वॉशिंगटन फॉर डिफेंस। उन्होंने कहा कि आप अपनी खुद की भी जो जीडीपी है बाकी नेटो कंट्रीज, उनकी 5% जो है आप भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ाओ, एटलीस्ट आप भी तो अपनी जीडीपी के 5% यहाँ पे लगाइए, हमारे ऊपर डिपेंड होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो बेसिक्स आइडिया यही है। सवाल आपसे नेटो के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा जाएगा। पहला, विद रिस्पेक्ट टू नेटो कंसिडर द फॉलोइंग, द वॉशिंगटन ट्रीटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेटो। सिंपल स्टेटमेंट है ये, पहली स्टेटमेंट आप बोलेंगे कि करेक्ट है, ठीक है। दूसरी, treaty under which NATO was made was valid for a 20 years period। कि इनिशियली जब नेटो फॉर्म हुआ था क्या वो ट्रीटी 20 साल के लिए वैलिड थी या नहीं थी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी थी। पहली स्टेटमेंट में तो आप श्योर हो कि हाँ सही है, बट यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको नेटो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। वो क्यों? क्योंकि बेसिक जब नेटो बनाया जा रहा था, अब वो उस टाइम पे क्या था, कोल्ड वॉर एरा चल रही थी, यूएसएसआर वर्सेस अब हमारा यूएस, है ना, बेसिकली वेस्ट वर्सेस ईस्ट चल रहा था। सो अब उस टाइम पे नेटो को बनाया गया टू टैकल या टू काउंटर रशिया या सोवियत यूनियन उस टाइम पे। तो अब बोला जा रहा था कि जब नेटो को हम बनाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे यूएसएसआर खत्म होने वाला था उसके बाद नेटो को भी बंद हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ, है ना। तो अब द कंट्रीज हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स दे वांटेड कि नेटो जो है वो 20 इयर्स तक इनिशियली वैलिड रहे जब नेटो को बनाया गया था। बट इन दैट केस अब ये भी बोला जा रहा था कि 20 साल तक तो कोल्ड वॉर चलेगी भी नहीं। सो फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि पोर्टुगल ने बीच में इंटरवीन किया, बोला उन्होंने कि 20 साल तो बहुत लंबा सिविल वॉर का टाइम चला जाएगा, एटलीस्ट हम 10 साल मान के चलते हैं। सो इनिशियली इसको 10 साल के लिए बनाया गया था कि ट्रीटी वैलिड रहेगी फॉर 10 ईयर्स, बट जो परमानेंट फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 20 ईयर्स के बाद नेटो से एग्जिट ले सकते हैं। दिस वॉज द कंप्लीट सिनेरियो दैट टुक प्लेस। पहली स्टेटमेंट इसलिए सही है, दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है, ठीक है, कि इनकरेक्ट है। ट्रीटी वॉज मेड वैलिड फॉर अ 10 ईयर लॉन्ग पीरियड आफ्टर विच ट्रीटी कुड बी रिव्यूड, आर्टिकल 12 के हिसाब से नेटो के। देन ओनली आफ्टर द ट्रीटी हैड बीन इन फोर्स फॉर 20 ईयर्स कुड अ मेंबर विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्टिकल 13 बोलता है। एंड ये मेंबर्स हमारे दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आईबीसी की बात हो रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो बेसिक अब आइडिया यहाँ पर यही है कि आईबीसी क्या है, क्यों बनाया गया है। इंडिया का पहला ऐसा लॉ है या कोड है जो कि पिक्चर में आया फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। एंड ये स्पेसिफिकली किसके लिए डिजाइन है, कोई भी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी हो, अब उसके अंदर कोई भी लीगल पर्सन आ सकता है जो कि एज अ कॉर्पोरेट यहाँ पर हमारी कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हो सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकती है, पार्टनरशिप आ सकती है, किसी भी तरह की कंपनी इसके अंदर इंक्लूड होगी। बेसिक्स आइडियाज का यही था कि विद इन अ स्पैन, अभी के इम्प्लीमेंटेशन के अगर हम के हिसाब से अगर आपको बताएं तो विद इन 330 डेज कंपनी जो है, पहले ऐसा होता था ना कि जिस कंपनी ने लोन उठाया है जब तक वो अपनी इंसॉल्वेंसी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर देती, बैंकरप्सी अपनी डिक्लेयर नहीं कर देती, तब तक कोई भी इशू जो है इसका समाधान नहीं होगा। सो इन दैट केस अब जो जिन्होंने कर्जा दिया था, जो बैंक्स थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको पता ही बहुत लेट स्टेज पे चलता था, इतने में जो जिसकी कंपनी होती थी वो बाहर भाग जाते थे, ठीक है। सो अब इस कोड के तहत जो क्रेडिटर है, ठीक है, जिसने पैसा दिया है, वो ये टाइम देगा कि भाई आपकी तरफ से जो डिफॉल्ट्स हो रहे हैं इसके बाद हम आपको जरूर इंसॉल्वेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। एंड उसके बाद रेजोल्यूशन निकालने के लिए 330 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। रेजोल्यूशन अगर निकलता है तो वेल एंड गुड कि आप कैसे हमारे जो टैक्सेस हैं या जो हमारा अमाउंट है वो कैसे वापस देंगे। अगर निकलता है वेल एंड गुड, नहीं निकलता है तो उसके बाद हम आपको बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो इंसॉल्वेंसी का लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। मेजर सा आइडिया इसके अंदर यही है, ठीक है। तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे देख लेना कि कॉम्पोजिशन क्या है, या अगर आप कहें कि ट्रिब्यूनल अगर सेटअप हुआ है तो वो क्या क्या, थोड़ी बहुत उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, ठीक है। तो कोड के तहत
थोड़ी बहुत आइडिया यहाँ पर ले लेना। इसके अलावा इसकी कोई और रेलेवेंस यहाँ पर दिखाई नहीं देती। जिस्ट में पढ़ देती हूँ, आईबीसी इनैक्ट किया गया 2016 में, टाइम बाउंड मैकेनिज्म है ताकि अब शिफ्ट हो रहा है कंट्रोल फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स। 330 डेज का टाइम पीरियड है टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी केसेस। देन इट हैज चेंज द अंडरलाइंग क्रेडिट कल्चर, कैसे कि एक डिसिप्लिन आ गया है क्रेडिट एलोकेशन में भी, एंड जो क्रेडिट लेता है उसको भी पता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, किस तरीके से पैसा वापस करना है। देन अभी भी यहाँ पे मुद्दे नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके डिसीजंस में अगर हम देखें तो डिसीजन लेने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लैग यहाँ पर लग रहा है व्हेन इट कम्स टू द जुरिसडिक्शन पार्ट या व्हेन इट कम्स टू द लीगल मैटर्स। बट उसके अलावा यहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि अब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। पहले जो अराउंड यहाँ पे 15-16% हुआ करता था वो 32-36% के आसपास आ गया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको आंसर ना बातों बातों में बता दिया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 वाज एनैक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। स्टेटमेंट सही है ये, किसको बनाया इस तरीके से क्या? दूसरा कि जो स्टेटमेंट मैंने गलत बेसिकली डाली थी यहाँ पे कि 350 डेज इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर रेजोल्यूशन फॉर द कंपनीज एडमिटेड इनटू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ठीक है, तो ये 330 डेज का टाइम है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है कि 350 नहीं 330 डेज का आपके पास टाइम पीरियड है कि जिसके अकॉर्डिंगली आप रेजोल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी एट धनुषकोडी। ठीक है, तो धनुषकोडी पे अब क्योंकि अब हमारा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस बनता है जहाँ पे हम देखते हैं ना कि हमारा सेंट्रल हाईवे, जैसे हम लोगों के हाईवे निकलते हैं वैसे फ्लाइंग हाईवेज भी बोलते हैं हम उनको। ठीक है, तो उसी तरीके से अब धनुषकोडी जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज की बात हो रही है। यहाँ पे 2 तरह के फ्लेमिंगोज हैं, मुझे भी आज पता लगा। ठीक है, आई ऑल्सो गॉट टू नो। ठीक है, तो ग्रेटर फ्लेमिंगोज के लिए ये एग्जैक्टली माइग्रेशन के बाद एक प्रॉपर ऐसा प्रोसेस फॉर ब्रीडिंग, ऐसे आइडियल सिनेरियो क्रिएट करता है ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, तो अब इसको अब डिक्लेयर क्या कर दिया गया एज अ ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंक्चुरी धनुषकोडी के अंदर। तो यहाँ पे मेजर सा आइडिया यही है कि एनवायरमेंट डे पे इसको लॉन्च किया गया, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे ये फॉर्म करता है, एंड ये एरिया जो है ऑलरेडी अराउंड 500 हेक्टेयर्स का है, एंड ये फॉरेस्ट लैंड के अंडर भी आता है, रेवेन्यू लैंड के अंडर भी आता है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया गल्फ ऑफ मन्नार के अंडर ये फॉर्म करता है, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा अब वेटलैंड्स कितने रिकॉर्ड हुए, कितने टाइम में, ये सारी चीज़ें थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हो। इसके अलावा और कुछ ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है कि इकोलॉजिकली अगर हम देखें मैनग्रोव्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इस एरिया के अंदर मैनग्रोव्स भी पाए जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली ये नेचुरल डिफेंस, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि अब जिस एरिया में, जिस साइड में पड़ता है, इंटेंशनली मैं मैप शो नहीं करना चाहती, आपको ये इंटेंशनली बताना नहीं चाहती लोकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरह से नेचुरल डिफेंस जो है, नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, एंड इसी तरीके से हमारे जो एग्स हैं वो थोड़े से सेफर पोजीशन पे रह जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से जुड़ा है। तो सवाल देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कंसिडर द फॉलोइंग, कि इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया। द बायोस्फीयर कवर्स द कोस्ट ऑफ तूथुकुडी, तिरुनेलवेली एंड रामेश्वरम एंड कन्याकुमारी। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो अब बेसिक सा आइडिया यही है कि हमें पता है तमिलनाडु साउथ में पड़ता है एंड साउथ ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, केरला इस साइड है, हमारे पास पेनिनसुला है इंडिया की। ठीक है, तो अगर केरला इस जगह पे है तो हमारे पास तमिलनाडु इतनी जगह पे है। ठीक है, समवेयर लाइक दैट। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास धनुषकोडी भी कहाँ है। ऑब्वियसली बात है, हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट सदर्न मोस्ट टिप के आसपास है, धनुषकोडी वहाँ पे फॉर्म करता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है कि कोरोमंडल कोस्ट में ये मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार हमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट यही है कि 560 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो ऑलमोस्ट या 500 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये जो एरिया है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये तूथुकुडी, ठीक है, तिरुनेलवेली एंड रामेश्वरम एंड कन्याकुमारी वाले रीजन को यहाँ पर कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लिपकार्ट जो है फर्स्ट मेजर ई कॉमर्स प्लेयर टू बैक द लेंडिंग लाइसेंस। तो यहाँ पे एनबीएफसीज की बात हो रही है। ठीक है, एनबीएफसीज क्या होते हैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन आरबीआई का क्या रोल है एनबीएफसी को डिक्लेयर करने के लिए, क्या क्या थोड़े बहुत के क्या ऐसे सिचुएशंस हैं या क्या ऐसे एक्सपेक्टेशंस है, एलिजिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए। एंड सबसे पहले फ्लिपकार्ट बन गई है। फ्लिपकार्ट की कौन सी फिनटेक ऐप सुपर डॉट मनी के थ्रू अब फ्लिपकार्ट जो है पैसे दे सकती है।
ठीक है, अभी अमेजोन भी इस रेस में है बट उसको अभी अप्रूवल आरबीआई से नहीं मिली है, तो ये पहली ऐसी कंपनी बन जाती है। तो स्टेटमेंट देख लीजिए कि एनबीएफसी प्लेटफॉर्म परफॉर्म्स फंक्शन विच आर सेम एज कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। Second, the minimum profits of a company for the last 3 consecutive years must be at least 15 crores for it to be listed in India. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंट्स फॉर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द आरबीआई। तो अब यहाँ पे आपको हाउ मेनी वाला स्टेटमेंट दे दिया गया है, इकट्ठे सॉल्व करते हैं। एनबीएफसी का हमें पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉर्पोरेशन, राइट। तो जब नाम में ही नॉन बैंकिंग वर्ड आ गया है तो वो एक कमर्शियल बैंक के इक्विवेलेंट कभी भी फंक्शन नहीं कर सकता। द रीजन वाई फ्लिपकार्ट वॉन्टेड टू बी एन एनबीएफसी इज कि वो लोन्स जो है वो दे पाए, लेंड कर पाए। द ओनली मेजर डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड ए कमर्शियल बैंक, बहुत इंटरनली अगर आप देखें तो होंगे, मेजर डिफरेंस यही है कि एक कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है अकाउंट्स की क्रिएशन के तौर पे, ठीक है, बट एनबीएफसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा दे सकता है, ले नहीं सकता। यहाँ पर पैसा किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यही मेजर डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट आती है आपकी आईपीओ से रिलेटेड कि लिस्ट अगर होना है, लिस्टिंग के लिए पहला प्रोसेस जो है हमारा आईपीओ से जुड़ा हुआ होता है। तो आईपीओ की एलिजिबिलिटी में आपको बोला जाता है 2 चीजें। पहली चीज ये कि आपके टैंजिबल एसेट्स for the past 3 consecutive years must be 3 करोड़ रुपीज, पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी एलिजिबिलिटी कहती है कि आपका जो अब प्रॉफिट है पिछले 5 सालों में से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में से 3 साल 15 करोड़ एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे कि अधूरी है, यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स जो है वो बोला गया है, बट इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स यहाँ पे मिसिंग है। तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होने की वजह से ये गलत हो जाती है, फॉर्मेशन भी गलत है इसकी। तीसरी चीज कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंट्स फॉर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई, दिस इज करेक्ट। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नॉर्मल बैंक में भी अगर आप देखें, आरबीआई की भी बात करते हैं तो आरबीआई लेंडिंग का काम भी करता है ना, बैंक को भी, इवन सरकार को भी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में एक बेसिक मीनिंग यही है कि शॉर्ट टर्म का लोन दिया जाता है। वो टर्म जो है अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल होती है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जो टर्म है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, है ना। तो यही टर्म के बेसिस पे अब अगर आप छोटे टाइम के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हो और इस रिस्क पे कि ऑलरेडी आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप रीपे कर पाओ उस अमाउंट को, एक रिस्क को लेते हुए, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑटोमेटिकली हाई होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए यहाँ पे, थोड़े कम टाइम के लिए आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो ये सोच के कि हाँ किसी सरकारी या कमर्शियल बैंक को दे रहे हो, ठीक है, कमर्शियल बैंक को या सरकार को भी इवन दे रहे हो, बट सरकार तो चलो दे सकती है पैसे। कमर्शियल बैंक वाले सिचुएशन भी देखते हैं कि सरकार को छोड़कर आप कमर्शियल बैंक को, जो कि ऑलरेडी आपको पता है आप एक ऐसी लाइन ऑफ क्रेडिट किसी के लिए खोल रहे हो जो ऑलरेडी पैसा नहीं दे सकता यहाँ पे, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली फिर आप ज़्यादा चार्ज करोगे ना शॉर्ट टर्म के लिए। आरबीआई तो ऐसे कमर्शियल बैंक वाले काम करता नहीं है ना यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करे। सो इन दैट केस ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, एंड एक मेजर चंक ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑल्सो। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। देन अब यूएस वीटो सिक्योरिटी काउंसिल डिमांड फॉर गाजा सीज फायर। तो अब हमें पता है कि इजराइल और हमास, है ना, गाजा और इजराइल यहाँ पर चल रहा है इशू, वहाँ पे भी वॉर चल रहा है। हमारा सिचुएशन हमें पता है क्या चल रही है ना, कि यूएस जो है कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहा है सीज फायर की, सिमिलर टू दैट वो यूक्रेन और रशिया के लिए भी कर रहा है। एंड ऐसी कुछ सिमिलर सिचुएशन जो है वो इंडिया पाकिस्तान के केस में भी यहाँ पे चाहता था और किया भी उन्होंने, ठीक है। बट अभी उस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा मेलो डाउन होकर यहाँ पे काम कीजिए, है ना, कि मेलो डाउन होकर आपस में बैठ के सुलझाइए बात, हम करेंगे आपके लिए मीडिएशन यहाँ पे। बट अब ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या कहा कि अब जो हॉस्टिलिटी है इतने लेवल पे बढ़ चुकी है कि इजराइल ने भी यहाँ पे जो हॉस्टेजेस है उनको रखा हुआ है, ठीक है। अब वीटो जो है ये 5th टाइम वीटो पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारा यूएस है उन्होंने अप्लाई की है। बट उन्होंने 2 चीज़ों को यहाँ पे मिस आउट किया। पहली चीज़ कि उन्होंने बोला कि सीज फायर तो डिक्लेयर करो, पहली चीज़ उन्होंने ये बोली डिक्लेयर तो होगा, बट उन्होंने ये चीज़ भी नहीं बोली कि जो हॉस्टेजेस आपने रखे हुए हैं उनको आप रिलीज़ कीजिए। इजराइल के ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला गया, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को देखते हुए आपको ये सीज फायर डिक्लेयर करनी चाहिए, एंड दिस शुड नॉट बी द केस, क्योंकि हमें पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल एग्जिस्ट करती है कि पीसफुली बैठ के यहाँ पे इसको रिजॉल्व कीजिए। अब इस वजह से ये एक न्यूट्रल स्टांस है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इजराइल की हेल्प भी की है,
ठीक है, इजराइल की हेल्प की है, साथ के साथ ही सीज फायर डिक्लेयर करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस को फर्दर यहाँ पर एक तरह से बैलेंस अप्रोच यूएस से चलाकर जो रखकर चला रहा है। ठीक है, तो वीटो पावर यहाँ पे यूज करते हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए ने ये कहा है। स्टेटमेंट यही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अ परमानेंट मेंबर abstaining to vote in the security council will require the resolution to be adopted if it obtains the required number of 9 favorable votes। कि अगर कोई एक परमानेंट मेंबर 5 में से abstain करता है वोट करने के लिए, तो टोटल अब बाकी जो मेंबर्स हैं 4 उनसे रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पे वोट लेना, प्लस और 5 मेंबर्स जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल टोटल जो है 15 मेंबर बॉडी है, 15 में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 जो है हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से एक परमानेंट मेंबर अब्सटेन कर जाता है, तो बाकी जो बचे 14 में से 9 की यहाँ पर हाँ रिक्वायर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कि डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ऑल अदर मैटर्स शैल बी मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। कैसे? कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ऑल अदर मैटर्स नहीं, यहां पे 2 तरह के मैटर्स डिस्कस होते हैं। ठीक है, एक प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं एंड ऑल अदर मैटर्स होते हैं, 2 तरह के मैटर्स हैं। तो जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं वो अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स से डिसाइड होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे परमानेंट मेंबर्स भी आते हैं, इंक्लूड होते हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट हमारी जो आती है ऑल अदर मैटर्स वाली, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए होता है, अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स तो चाहिए ही होता है, बट उसके अलावा कंकरिंग वोट्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स भी चाहिए होता है, प्रोवाइडेड दैट कि जो चैप्टर 6 है ऑफ आर्टिकल 52 अकॉर्डिंग टू विच यूनाइटेड नेशंस वाज फ्रेम्ड, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी ऐसा मेंबर जिसके अकॉर्डिंगली डिस्प्यूट चल रहा है, जो डिस्प्यूट का पार्ट है और वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो एब्सटेन कर सकता है वोटिंग से। अदरवाइज 9 मेंबर्स के लिए रिक्वायरमेंट तो है ऑल अदर मैटर्स के लिए, बट अगर उसमें अगर परमानेंट मेंबर कोई भी पार्टी बनता है तो एब्सटेन कर सकता है वोटिंग से। तो ये सिचुएशन यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ थी। अगेन स्टेटमेंट जो है वो आपको गलत बताई गई थी, एंड ऑल अदर मैटर्स एंड प्रोसीजरल मैटर्स, ये 2 चीजें हैं यहाँ पे, उसका ध्यान रखना। देन स्टेट ऑफ द अनगुलेट्स एंड व्हाई द हेल्थ ऑफ द टाइगर इज डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रे। बेसिक आइडिया यहाँ पे अगेन न्यूज में हम कवर करते हैं कि टाइगर हमारी एक तरह से कीस्टोन स्पीशीज है। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज में भी हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, फूड चेन पढ़ी है। फूड चेन में हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इंपैक्ट होते हैं तो हमारी जो अपर लेवल पे फूड चेन है वो भी इंपैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि फूड चेन से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी अब कंज्यूमर जो है, अगर वही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अब क्या शेर घास खाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे यही चीज मेंशन की गई है कि जो हमारा ओडिशा वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन है, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज या अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रही है, वहां पे हमारी जो कीस्टोन स्पीशीज की प्रे है, ठीक है, यानी कि बीट हमारा कोई चीतल है, चीतल का तो वैसे बोला गया, इसका मेंशन किया गया है, चीतल की इतनी ज्यादा यहाँ पर आप देखते हैं कि कमी नहीं आई है। मेजरली हमारे जो नील गाय है यहाँ पर, या डियर है, स्वॉम्प डियर है, ये जितने भी ऐसे स्पीशीज है, इनको या इनकी जो बेसिक पॉपुलेशन है उनमें गिरावट देखने को मिली है। सो एज अ रिजल्ट जो टाइगर रिजर्व्स है मेजरली इन द नॉर्थ इंडिया एज वेल एज इन द सेंट्रल इंडिया, दोनों के केसेस में अगर हम देखें तो वहां पे अबंडेंस में प्रे होने की वजह से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, बट जब वही टाइगर्स अगर जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं टूवर्ड्स दी स्टेट्स, माइनिंग स्टेट्स, सो इन दैट सिचुएशन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या अर्बनाइजेशन की वजह से या कोई और, नॉट ओनली टाइगर, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो है विच एक्ट्स एज अ प्रे टूवर्ड्स टाइगर, ठीक है, उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है फॉर यू कैन से लिविंग। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि टाइगर्स को वहां पे अगर प्रे नहीं मिल रहा है अपना, तो वो क्या करते हैं, वो ह्यूमंस के साथ, यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर, उनकी कैटल के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अब और ज्यादा दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइगर्स हैं वो भी डिपेंडेंट है ऑन इट्स प्रे, एंड प्रे को यहाँ पर बचाना या प्रे को भी सर्वाइव करवाना एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स के ऊपर फोकस करना, टाइगर्स की पॉपुलेशन अराउंड 3600 है, अराउंड, कैन बी मोर, नॉट एग्जैक्ट नंबर, अब कोई नहीं बता सकता ना, वो है। उसके बाद चीतल के ऊपर फोकस करना, नीलगाय के ऊपर फोकस करना। देन हमारे पास गौर आता है। गौर के अलावा अगर हम देखें वाइल्ड बफलो, बारासिंगा,
पिग्मी हॉर्स एंड हॉग डियर ये थ्रेट्स फेस कर रहे हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अब जनरली यूपीएससी आपसे स्पीशीज से रिलेटेड भी सवाल पूछना शुरू कर चुका है। एंड लास्ट ईयर के पेपर में हमने देखा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी सवाल आए थे, है ना। तो कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे अगर डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करके यहाँ पे रेलेवेंस डिराइव कीजिए। देन सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। दाम्पा टाइगर रिजर्व असम में फॉल करती है, कवाल महाराष्ट्र में या पालामाऊ राजस्थान में। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो हमारी पहली कौन सी थी, यहाँ पे दाम्पा थी। दाम्पा अगर हम देखें मिजोरम में है। ठीक है, सेकंड हमारी थी कवाल, कवाल हमारी यहाँ पर अराउंड तेलंगाना साउथ साइड आ जाती है। देन पालामाऊ की जब हम बात करते हैं, पालामाऊ इज समवट हियर। ठीक है, तो तीनों ही स्टेट्स इनकरेक्टली मैच्ड थी। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे बात हो रही है। कल भी हमने ब्रह्मपुत्र की थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर लिया था, ठीक है, जब हम हाईवेज डिस्कस कर रहे थे, नेशनल वाटरवे 2, राइट। सो अब उसके रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक नई इशू जो है वो क्रिएट होने की बात हो रही है। अब आपको पता है कि तिब्बत वाला रीजन वो भी अब इलीगली ही सही है, चलो जो भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग चाइना ने हड़पा हुआ है। एंड ब्रह्मपुत्र तिब्बत से ही इंडिया में यहाँ पे अरुणाचल के थ्रू आती है। ठीक है, सिंटैक्स के थ्रू आती है, सिंटैक्सियल बेंड बोलते हैं हम उसको। तो सिंटैक्सियल बेंड के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर होती है थ्रू अरुणाचल, राइट। सो अब वहां पे ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चाइना बनाना चाह रहा है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे। अब उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके बारे में ये स्टोरी आपको बताई जा रही है, हाइड्रोलॉजी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सो इसमें जब आप रेलेवेंस को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको आइडिया बेसिक लगाना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो कौन से प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो इंडिया यही कह रहा है कि बेसिक से दो आइडियाज हैं कि जो पानी आता है ना इंडिया में, ब्रह्मपुत्र में जो फ्लडिंग हम असम की वजह से देखते हैं, असम के अंदर होती है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द मॉनसून। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है। साउथ वेस्ट मॉनसून में भी क्या हमें पता है कि अरेबियन सी ब्रांच के साथ साथ बे ऑफ बंगाल ब्रांच में जो मौसम राम से वो टकराता है, दोनों जो आपस में मर्ज होते हैं हमारे पास करंट्स। ठीक है, तो उस वजह से वहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। तो जो तिब्बत है वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि हिमालय जो है वो हमारे एक तरह से क्या एक्ट करते हैं, एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। तो तिब्बत वाली साइड ऑलरेडी इतना पानी जाता नहीं है। तो अगर चाइना वहां पे बनाना भी चाहता है किसी भी तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो वो बना सकता है, इंडिया को इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि मेजर जो अब पानी का पोर जो होता है या पोरिंग होती है वो इंडिया में वहीं से ही होती है। ठीक है, बारिश से होती है, मानसून की वजह से होती है, इंडिया इतना इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। ऑब्वियसली अगर हम ये देखें कि पीछे से फ्लो रिवर का रुक जाता है, वो बारिश से पूरा हो जाएगा, तो फ्लडिंग ऑब्वियसली असम के अंदर रुक जाएगी, तो इंडिया के लिए वो प्लस पॉइंट ही है। दूसरी चीज ये है कि फ्लडिंग को रोकने के लिए इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है प्रपोज किए हैं अभी, कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो गंगा के साथ जोड़ दें। दोनों प्रोजेक्ट्स के क्या नाम है वो मैं आपको बता रही हूँ। मानस संकोच तीस्ता गंगा लिंक, ठीक है। दूसरा है जोगी घोपा तीस्ता फरक्का लिंक। फरक्का बैरेज बहुत बार न्यूज़ में भी आया है। तो ये 2 लिंक हैं। इसके अलावा चाइना ने जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बताए हैं आपको, देन सर्दर्न बैंक से रिलेटेड, अब तब तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन बनाना है, तो सियांग के अंदर यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है प्रपोज किया गया है। एंड सिमिलर तरीके से कि हमारे पास जो वाटर डाइवर्जन है वो मल्टी स्केल हो सकती है। सो ये सारी रेलेवेंस आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सवाल आपका जो है वो यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर, कि ब्रह्मपुत्र वैली हैज एन एवरेज विड्थ ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर्स। ब्रह्मपुत्र रैंक्स 4th विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवरेज डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, 4th नहीं है, 5th पोजिशन पे है। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा वैसे सिंपल सवाल था आपसे, बट थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो आई जस्ट कंसिडर इट अ मीडियम स्टेटमेंट। ब्रह्मपुत्र वैली की एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर्स है, एंड मेन रिवर ऑफ द वैली ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड रैंक 5th विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवरेज डिस्चार्ज, राइट। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बेसिक अब क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ऑडिट कर रहे हैं ऑफ जल जीवन मिशन। तो अभी जो स्कीम है इसके ऊपर ऑडिट करने की जरूरत क्या पड़ गई, तो अब कोई भी सरकार स्कीम अगर निकालती है उसमें जो पैसा लॉन्च करती है, ठीक है, क्योंकि अब जल जीवन मिशन में सरकार जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। तो अब सरकारों का जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका रोल भी ज़्यादा है,
तो अब हम ये देखते हैं कि अब पैसा कहाँ गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुई भी नहीं है कि हुई है, वो अब CAG डिसाइड करता है, ऑडिटिंग तो करनी पड़ती है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑडिट कंडक्ट कराया जा रहा है। एंड दिस इज नॉट ओनली द फर्स्ट स्कीम, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके ऊपर कंडक्ट कराने की बात हो रही है ऑडिट। मनरेगा भी उसका पार्ट है, मनरेगा के ऊपर पहले भी तब जो हम घोटाले वाली बात करते हैं ना कि हुआ है नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली अब हॉरिजॉन्टल ऑडिट जो है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ग्रीन इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, इनकी भी लिए भी बोला जा रहा है कि ऑडिट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेलेवेंस यही ड्रॉ करनी है कि जल जीवन मिशन क्या है, देन अब ये बाकी स्कीम जो मैंने आपको बताई उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, देन उसके बाद हमारा ग्रीन स्मार्ट सिटी मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, इसका पार्ट बनेगा कि अब उनके अंदर भी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या इंक्लूजन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप सोचेंगे कि जल जीवन मिशन तो बहुत पहले लॉन्च हो गया, तो इसको अब क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई है इतने टाइम बाद आपको जो है ऑडिट करने की, बहुत पहले क्यों नहीं कर देते, या इनिशियली जब पैसा 30-40% 50% रिलीज होता है तभी क्यों नहीं ऑडिट कर लिया आपने। सो इसका रीज़न भी यही है कि 2019-20 में शुरू होने के बाद इनिशियल एक्सपेंडिचर जो जल जीवन मिशन का था वो कम था, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियस ही बात है कि इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई होगी। जब खर्चा बढ़ गया तो उस हिसाब से उसका लेखा जोखा भी ज़्यादा बेटर तरीके से होना चाहिए, इसीलिए ये डिले हुआ जब एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैच द रेन कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन। सेकेंड, नल जल मित्र प्रोग्राम इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड पर्सनल एट विलेज लेवल अंडर जल जीवन मिशन। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कोई जो है वो है दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, सॉरी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपकी कोई भी नहीं है इसमें जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंगली, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनता है कि अब 2019 में इसको लॉन्च किया गया था कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो है वो हमारा जल शक्ति अभियान के तहत अगर आप देखें तो जल जीवन मिशन का पार्ट है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है हमारी, क्योंकि अब ड्रिंकिंग वाटर एंड इन 2024 इंप्लीमेंट किया गया था इसे थीम नारी शक्ति से जल शक्ति, अब क्रूशल रोल ऑफ वुमेन इन वाटर कंजर्वेशन। सो ये दोनों की दोनों पार्ट्स या दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। देन बॉक्साइट माइनिंग रो एक्टिविस्ट टर्न्ड अवे फ्रॉम रायगढ़। तो आप बोलेंगे तो सिंपल सी बात है, बट यहाँ पर रेलेवेंस ड्रॉ करते हैं कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है एंड सिजीमाली रिजर्व कहाँ पे है एंड बॉक्साइट माइनिंग इंडिया में कहाँ कहाँ होती है। दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस। तो इससे सवाल पूछते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मिनरल्स एंड देयर ओर्स। कौन सी करेक्टली मैच्ड हैं, कितने पेयर्स यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं। सिंपल सा सवाल है ये कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 करेक्टली मैच्ड थे कि हेमेटाइट जो है वो आयरन की ओर है, गैलेना लेड की ओर है, सिनाबार मरकरी की, बॉक्साइट एल्युमिनियम की। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई रेलेवेंस यहाँ पर नहीं आती है। तो आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछा गया। तो अब होमवर्क के लिए आपकी 2 न्यूज़ हैं, वीडियो का पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना अगर एक्सेस नहीं है पेपर का। तो पहली न्यूज़ ये है, दूसरी न्यूज़ ये है, ये दोनों में अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या रेलेवेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। सो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर 2026 प्रीलिम्स, इफ यू वांट टू enroll you can or you can just check it out, right? तो टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इजीली यू कैन प्लान, इफ यू वांट टू जॉइन अस यू मोस्ट वेलकम। अदरवाइज कोई भी वीडियो को लेकर यहाँ पर आपकी जो भी फीडबैक है आप मुझे भी दीजिए, मैं उसके ऊपर और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।